घर चमक उठा था जैसे रेशम। लेकिन रेशम की चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास स्तंभ, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांसें धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। और वो थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। उसके कमरे को छोड़कर वो कहीं नहीं जाती थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़े रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती तो सुधा के इनकार पर आंसू छलक जाते थे। सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती थी और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती थी। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे तो सच्ची को जहर पिला दे, ऐसा लग रहा था वो घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस ना होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती, हाँ खा लेती है। तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी ना किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंडेड ठीक कराने पुलिस लाइन, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों का इंतजाम, जाने क्या क्या। और जब पूरी तरह थक कर आता जेठ की तपती दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं तू? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं नहीं खाती, सुधा कहती थी और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर कुछ नहीं कह पाता था। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर सब कुछ धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन ये जिंदगी है जहां प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तस्करी, प्याले, कुल्हड़, पतली, कालीन, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहां भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं। जहां तो आंसुओं के डूबते हुए व्यक्ति की पुकार सेनाइयों की आवाज में डूब जाती है। और जब आदमी के हृदय का कण कण छत विछत हो जाता है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर हो क्या रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे, चक्रों से फंसाकर खींचे जा रहे थे। शादी का दिन। सुधा ने नथुली पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक लिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। उसे होश तब आया जब बिंदी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई, उस छत पर जहां सुधा रो रही थी। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई व्यक्ति एकांत कमरे में भागकर भीड़ में मिल जाता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है, उसी तरह चंदर पिछले हफ्तों से सब कुछ भूल गया था। उसे सिर्फ एक चीज याद थी, शादी का प्रबंधन। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वो इतना काम कर देना चाहता था कि उसे क्षण भी बैठने का मौका ना मिले।
और सोने से पहले वो इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही उसे नींद जकड़ ले और वो बेहोश हो जाए। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके स्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई थी, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसे चक्कर आ जाएंगे। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक हरहटी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पतली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिपके हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नक। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया था। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। ऐसा लगता था कि जैसे सुधा का सब कुछ लूट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है, वरन आवाज भी लूट गई है और नीरवता भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा को खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तुम अपना धीरज संभालोगा, बताओ, और तुम ही यह कर रही हो। सुधा चंदर के पास खिसक कर आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी। चंदर, अब क्या हुआ? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सूख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। वह घबरा कर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पांवों में मुंह छुपाई थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझकर यह सब करती हो। छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल ले। कल से तो हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रुलाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर, यहाँ से अभी जनवासा ठीक करना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए।